आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से काव्य साहित्य चौथी कविता रोटी और संसद धूमिल जी की यह कविता है। इसके स्वाध्याय कृति का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि धूमिल जी का परिचय सुनेंगे। सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को खेवली में हुआ, जो बनारस से 12 किमी पूर्व पश्चिम पंचकोशी के तीसरे मुकाम रामेश्वर महादेव से 3 किमी वरुणा नदी के किनारे पर स्थिर है। आपके पिता की नाम शिवनायक पांडेय और माता का नाम श्रीमती रजवंती देवी था। आप शिवनायक पांडेय के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका विवाह वाराणसी निवास की पंडित नाना दीक्षित की पुत्री मूरत देवी के साथ हुआ। आप बचपन में ही सक्रिय पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे। बचपन से ही आप अखाड़े की तेल माटी खाकर एक बलशाली युवक के रूप में बड़े हुए हैं। आपका आर्थिक ढांचा सही न होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करना आपका सपना अधूरा ही रह गया। आपने 15 वर्ष की अवस्था में हरदुआ के कुर्मी क्षेत्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और केवल स्वाध्याय से ही हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। आपने सन 1957 में वाराणसी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में नामांकन करवाया तथा सन 1958 में विद्युत डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया। यहीं पर विद्युत अनुदेशक के पद पर अपनी सन 1958 में नियुक्ति हो गई। इसके पश्चात जीवन पर्यंत इसी संस्था में विभिन्न स्थानों बलिया, सहारनपुर, सीतापुर, वाराणसी में काम किया। 10 फरवरी 1975 को आपका देहावसान हो गया। उस समय आपकी आयु 38 वर्ष 2 माह थी। अपने जीवन भरी सरकारी प्रतिष्ठानों और षड्यंत्रों का विरोध किया। आपकी आजीविका और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपने जीवन भर संघर्ष किया। सन 1958 से 1963 तक गीतों की दुनिया में घूमने के पश्चात आप एकाएक गंभीर सामाजिक राजनीतिक सरोकार की कविता से जुड़ गए। सन 1961-62 के मध्य सभी गीत रचनाएं प्रकाश में आई और इसी समय निहार जून 1961 में एक गीत प्रकाशित यहाँ पे हुआ है। जब भी 1963 में आपने कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छापने लगी। सन 1970 में प्रकाशित पहला काव्य संग्रह संसद से सड़क तक सामने आया। इस संग्रह में सन 1965 से 70 तक की कविताएं हैं। आपका दूसरा काव्य संग्रह कल सुनना मुझे सन 1977 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। आपका तीसरा काव्य संग्रह सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र सन 1984 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार आपके तीनों काव्य संग्रह में 112 कविताएं। संसद से सड़क तक रचना पर आपको पहला मुक्तिबोध पुरस्कार सन 1974 में प्राप्त हुआ। इसी पुस्तक पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आपके पुत्र रत्न शंकर के अनुसार आपकी कहानी फिर भी वह जिंदा है जून 1960 में प्रकाशित हुई। 25 गीत, 7 कहानियां रत्ना, नई पौध, नया माली तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं हैं। कुसुम दीदी और निबंध 1969 और 70-71 की डायरी तथा पत्र उनकी दूसरी ही रचनाएं रही हैं। सर्वनाम 11 में धूमिल जी द्वारा अनुदित बांग्ला कविताओं को रूपांतरित किया गया था। काव्य कृतियां संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पहला प्रश्न है वो एक ही प्रश्न है और वो सविस्तर पूर्ण है कि उसमें पूरे काव्य का सार आता है।
धूमिल जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर रोशनी डालिए। कुछ विशेषताएं उनकी बताई गई है कि धूमिल जी की कविता जो है वो भाषा में आदमी होने की तमीज कहलवाने की संबोधित करती है। उनकी वो परिभाषा कहते हैं जिसका काव्य सरोकार मात्र आत्मरति से संबंध न होकर आम परिभाषा कहलाता है कि आदमी से संबंध है, वह है धूमिल। उसकी पीड़ा एवं झटपटाहट तथा उनकी मुक्ति की जिजीविषा से संबंध हो। धूमिल जी की काव्य धारणा उस संस्कारात्मक रूढ़ियों पे मुक्त होने की झटपटाहट से जुड़ी है। उसकी अनुगुंज उसकी पंक्ति पंक्तियों से सुनी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था में कुछ मुट्ठी भर लोगों की चालों में शिकंजे व्यक्तित्व को भरते हैं, नारे और सिद्धांत लहराते हैं तथा व्यक्तित्व की सृजनात्मक क्षमता का संहार करते हुए धूमिल की कहानी या कविता का उद्देश्य बिंदु नहीं बेजान तत्वों से लड़ना है और इसी संदर्भ में उसकी जिजीविषा का रचनात्मक पक्ष अपना स्वरूप ग्रहण करता है। कविता एक संघर्षमय यात्रा है। धूमिल ने आत्म को विस्तारित कर आम आदमी की सरल पहचान को जोड़ा हुआ है। उनकी प्रमुख विशेषताएं उन्होंने आगे बताई है कि आम आदमी का परिचय। धूमिल जी के संपूर्ण काव्य विशेषण से इस बात का पता चलता है कि उसके काव्य विशेषण का स्वरूप किस तरह से उभर आता है। उनके काव्य के बारे में बताया जाता है कि एक ही ऐसा आदमी करता है जो अपनी जिजीविषा में अद्यम होते हुए संघर्ष के उन आयामों को रूपांतरित करता है जो उसके संदर्भ ने उस पर थोप दिए हैं। बौखलाहट में भी उसकी संवेदनाओं के तार नहीं टूटते और मर्यादा पीड़ा में भी वह अपनी दृष्टि को पैना पैना नहीं छोड़ता। दोन ख है पाठक में मानसिकता को झकझोरता। धूमिल जी अपनी समूची पृष्ठभूमि के साथ उभरकर पाठक की मानसिकता को झकझोरते हुए कल सुनना मुझे की ध्वनि के साथ वह सामने प्रश्न चिन्ह सा बैठे जाता है। पाठक को लगता है जब तक उसे नहीं सुनना जाएगा अपनी पैनी नजरों से घूरते हुए वह उसे हाट किया जाएगा। ऐसी काव्य व्यक्तित्व की रचनाएं की दृष्टि से मुक्ति बोध को छोड़कर शायद ही कोई धूमिल जी के सक्षम खड़ा हो सके। ग संघर्ष प्रियता। धूमिल जी की संघर्ष प्रियता ने उसे सदैव रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़ा है, चाहे वह गांव में रहे हो या शहर में, नौकरी में रहे हो या स्वतंत्र। उसके सदा अपने गिर्द भावों में संदर्भ पर नजर रखी, तब अंधेरे में भी रोशनी की किरण का साक्षात्कार उन्होंने किया है। उसकी आस्था की डोर भी खंडित नहीं हुई, तभी तो वह एक कह सकता है, अंधेरे की मुंडेर पर अमर बेली लहरी है, मुझमें पूरे समूह का भय। जो भी समूह है उसका भय चीखता है, दिग्विजय दिग्विजय। इस आस्था प्रियता ने ही सारे विरोध के बीच उसे कुछ तलाशने की चेतना से जोड़ा। उसने अपने भीतर एक दस्तक सुनी है। हम न देखे लेकिन अंधकार वर्षा की चिरे पर प्रकाश की लचीली बाह हमें छूती है। घ वह सामान्य जन का कवि है। कवि धूमिल जी अपने कवि को हर उसी आदमी से जोड़ लेता है जिसे बाहरी अंधेरे की चिरने वाली भीतरी रोशनी की तलाश है। मार्क्सवाद की गिरफ्त में आकर भी वह इसलिए बच गया क्योंकि उसके नारे में रोशनी की वह किरण नहीं दिखी। एक कवि ने नाते जिसकी उसे तलाश थी, संभव उसने जब से लिखी है, जिस से पूछ उठी सबको मादा पाया, जो उसका आशय अपने पौरुष की ललकार न होकर बड़े बड़े गुड़ बोलों की कलई खोलना उद्देश्य था, जो अपने वक्तव्य के स्वयं अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने का उपक्रम किया है। धूमिल जी की हर कविता में वह स्वयं वक्तव्य तत्व बताते हैं कि
पूरी कविता को निखालस वक्तव्य साबित करना मुश्किल है। जो बताया है कविता में वक्तव्य का तेज, जो भी उनकी कविता होती है उनके वक्तव्य का तेज उन्होंने बताया है कि स्वयं एक अच्छे वक्ता थे और अपने तर्कों से बड़े विरोधी को धाराशायी कर देने की निष्पाण भी थे। वो बहुत ज्यादा उसमें निष्णात थे। उन्हें हर सरलीकरण से चढ़ी थी, बल्कि यह कहना अधिक न्याय संगत होना कि सरलीकरण की प्रवृत्ति से ही उनका विरोध था। कविता को ढाल से रूप में न लेकर वे उसे कारगर कार्यवाही का पर्याय बनाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वह खोखला नारा न बन जाए, वह सार्थक वक्तव्य बनकर समावेशी रूप में ध्वनित हो, आत्मरहित व्यंजनाबंध बनकर रहे। 6. व्यवस्था के विरुद्ध आवाज। कवि के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा था, उससे भी यह पुष्ट हो सकता था कि कविता को अपने सार्थकता के लिए विरोध से खड़ा होना चाहिए। यह उन्होंने लिखा था, इस देश की मिट्टी में अपने जाकर का सुख तलाशना, आंधी लहकी की आंखों में उसके सहवास का सुख तलाशना। तब वह भली भांति समझ चुका था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें बदलने बिना निर्माण का सपना देखना महज ख्याल एक पुलाव बनाने जैसा है। इस बदलाव के लिए क्या विरोध आवश्यक होता है। वामपंथी रुझान के बावजूद धूमिल जी अपने भीतर इस एहसास की भी निकाल न सका कि देश के बदलाव में क्या संदर्भ में कहीं न कहीं उसके खोट में उसके इस एहसास को लेकर उसे अंतर्द्वंद्व से ग्रसित तथा परंपरा के प्रति मोहविष्ट भी करना पड़ा है। यह सर्वथा असंगत है, कहना मुश्किल है। धूमिल जी ने बचपन से ही विरोध को कारगर बनाने के लिए सशक्त होने की आवश्यकता की तीव्रता से उसने अनुभूत कर लिया है। इसीलिए जीवन की रोजमर्रा गतिविधियों से लेकर लेखक कविता तक वह पूरी शक्ति से उस सब का विरोध करना चाहता है जो आदमी होकर भी आदमी होने की तमीज से नावाकिफ है। किसी कीमत पर उन्हें बखाने से वह असमर्थ रहता है, क्योंकि जंगल की तरह वे अपना फैलाव करना चाहते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्था संबंध कायदे कानून नियम संहिताएं एवं मत सिद्धांत उनका बचाव करते हैं। जो है समाजवेशी कविता और समावेशी व्यक्तित्व। धूमिल जी की कविता इसीलिए समावेशी बन चुकी है क्योंकि उसमें व्यक्तित्व में समावेशी है। समावेशी का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाता है प्रासंगिक होना, जिस अर्थ में मुक्तबोध ने बाह्य के आभ्यंतरिक का प्रयोग किया है, क्योंकि बाह्य को आंतरिकता का अभिन्न अंग बनाने के बिना समावेशी बनने की प्रवृत्ति एक प्रकार का छलावा है। धूमिल जी छलावे की इस प्रवृत्ति से कोसों दूर है। धूमिल जी गतिशीलता को कविता की अनिवार्यता मानते हैं, क्योंकि तभी वह अपने टटकेपन का बोध कराने के समर्थ होते हैं। उनकी जो सूक्तियाँ तथा मुहावरे इसी सबब की प्रयुक्ति होती है। इसकी कविताएं के दायरे में वह सब कुछ अपनी गतिशीलता के साथ ही उभरते हैं। एक रचनाकार की सही पहचान यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को अपने कर्तृत्व से एकीकृत कर दे, और धूमिल जी ने यह भी किया है। इस तरह से धूमिल जी ने इस कविता में बहुत सारे ऐसे अलग अलग अंग है, अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन यहाँ पे किया है। इसके आगे 6 और उसमें दूसरा प्रश्न बताया गया है। इसका जो बचा हुआ भाग है, इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। जितना भी विस्तृत प्रश्न में हमने पढ़ा है, कवि परिचय सुना है, कविता का सार देखा है, वो सब आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और आपकी हिंदी के कॉपी में लिखिए। उर्वरित बचा हुआ जो भाग है उसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।